नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सेठ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विषय को लेकर। अ, आज का वीडियो हम बनाएंगे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। 8 हाई कोर्टों में उसकी बात करेंगे, कॉलेजियम की बात करेंगे और न्याय प्रणाली की बात करेंगे। इसके साथ ही उड़ीसा में जो एक विध्वंस घटना हुई है थाने में, खासतौर से पुलिस स्टेशन के अंदर जो कांड हुआ है उसकी चर्चा भी करेंगे। तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं ये चर्चा शुरू करने के पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हिम्मत सेठ चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए आप खुद सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को कहें सब्सक्राइब करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को कहें सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाएं। अगर कुछ आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। तो मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम भेजे थे 8 हाई कोर्ट जजेस को नियुक्त करने के लिए, केंद्र सरकार ने आज उनको सिफारिश करके राष्ट्रपति ने उसके ऊपर मुहर लगा दी और उनको नियुक्त कर दिया। तो ये 8 जो जज हैं ये मिले हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, हिमाचल, केरल, मद्रास, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड। ये 8 हाई कोर्ट को ये चीफ जस्टिस मिल गए हैं। इसमें एक खास बात यह रही कि झारखंड के सरकार ने अवमानना का केस लगाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है और हमारे यहाँ अभी तक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नहीं लगा है। तो सरकार ने उस पर भी मुहर लगा दी जिसको चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिसकी सिफारिश की थी। तो झारखंड में वो भी हो गया, तो 8 हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हो गई। केंद्र सरकार के पास ये नाम बहुत समय से पड़े थे। पहले जब सीजीआई ने सिफारिश करके, कॉलेजियम ने सिफारिश करके भेजा था तो उन्होंने कुछ नामों पर ऐतराज किया था, सुरक्षा कारणों से या जो भी कारण रहे हैं। तो फिर लेकिन फिर भी जुलाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम से पास करवा करके उनको वापस भेज दिया। अच्छा, ये कानून है कि अगर कॉलेजियम उन नामों को अगर दोबारा भेज देती है तो उनको सरकार को नियुक्त करना ही होता है उसमें, और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होता दूसरा, इसलिए उसको पड़े रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार लगातार ये कर रही है कि उस फाइल को रोक के रखती है, जिस जो उनको पसंद नहीं है नाम उसको रोक के रखती है और उस फाइल को निकालती ही नहीं है। मतलब वहाँ कोई ये नहीं है कि भाई इतने समय में वो फाइल निकल जानी चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो लेके बैठ जाती है और जब तक वो उसके ऊपर परसुएशन नहीं हो तब तक नहीं करती। लेकिन इस केस में इन्होंने नाम तो नहीं बदले, लेकिन न्यायालय बदल दिए, 3 न्यायालय बदले, जो उसके बाद इन्होंने वापस भेजा। लेकिन फिर भी 2 महीने से ये फाइल पड़ी थी। कल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने बहुत सख्त टिप्पणी की और कहा कि क्या कारण है, मतलब सरकार से पूछा कि क्या कारण है कि भाई दोबारा जब नाम भेजे उनको आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा कि उसको नियुक्त करें। तब सरकार ने देखा कि ये विवाद और बढ़ जाएगा, तो विवाद ना बढ़े इसके लिए उन्होंने इन नामों पर अपना फैसला सुना दिया और मुहर लगा दी। अब बात यह है दरअसल कि सुप्रीम कोर्ट
और न्याय सरकार के बीच में एक टग ऑफ वार चल रही है, रस्साकस। और वो ये है, और आज से नहीं चल रही, वो 10 सालों से चल रही है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से वो रस्साकसी चल रही है। तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार को जब जेटली जी यहाँ पर मुख्य ये कानून मंत्री हुआ करते थे, तब से ये रस्साकसी चल रही है। और वो जो है मतलब इस कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ थे। वो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि एक ऐसी न्याय व्यवस्था बने जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम न होकर के सरकार सुप्रीम, सरकार के नियंत्रण में रहे। वो इस जो चुनाव पद्धति है इनकी जजेस की, उसके अंदर एक कानून मंत्री और एक और अपना ही मतलब नुमाइंदा चाहते थे कि वो इसके अंदर रहे और वो सारे को इन्फ्लुएंस करे। ये हो सकता है। और उन्होंने उस समय मतलब एक विधेयक भी पास करके कानून बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान के विपरीत मानते हुए, संविधान के विरुद्ध मानते हुए उसको नहीं माना और उसको खारिज कर दिया। तब से ये टसल लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कुछ नाम भेजता है, वो नाम पे मोहर नहीं लगाते, रोक देते हैं। काफी दिनों के रोकने के बाद उनको वापस कर देते हैं। और कॉलेजियम ये देखता है कि चलो यार काम रुक रहा है, तो दूसरे नाम भेज देते हैं और उन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता। लेकिन जब कभी उन पे स्ट्रेस करता है तो वो नाम सरकार उनको दबा देती है, सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है और उनकी नियुक्ति नहीं होती है। तो ये जो टग ऑफ वार चल रही है, इसके अंदर जब ये टग ऑफ वार चलती है तब सरकार को तब चिंता नहीं होती है कि केसेस जो है लंबित हैं, 5 करोड़ केसेस लंबित हैं और ये जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से और ज़्यादा वो बढ़ जाएंगे, टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा केसेस लंबित हो जाएंगे। ये तब चिंता नहीं होती है। चिंता तभी होती है जब उनको कॉलेजियम को और सुप्रीम कोर्ट को अपने रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करना होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, न्याय के साथ ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय में वैसे भी हिंदुस्तान में न्याय तो मिलता ही नहीं है। मेरे हिसाब से न्याय खरीदना पड़ता है। इसके पास पैसा है खरीदने के लिए, जितना ज्यादा पैसा है वो उस न्याय को खरीद लेता है। पर फिर भी सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे न्याय लंबित हो। बल्कि हमारा तो सुझाव है कि हाई कोर्ट्स के भी मतलब जहाँ जहाँ डिमांड्स हैं, जैसे उदयपुर में 40 साल से हाई कोर्ट की डिमांड है, और ऑनलाइन भी अगर हाई कोर्ट की एक बेंच वहाँ हो जाए तो वो तैयार है, लेकिन सरकार कर ही नहीं रही है। इसी तरह से बहुत सारे अधीनस्थ कार्यालय हैं, सेशन जज के अंदर बहुत सारे मजिस्ट्रेटों के पास बहुत ज़्यादा काम है तहसीलों में, तो उनका भी बाइफर्केशन करना चाहिए, उनको डिवीजन करने चाहिए और जजेस बढ़ाने चाहिए, न्यायालय बढ़ाने चाहिए। तो अगर आप जब ये काम सब करेंगे तो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि जजेस कम है या न्यायालय काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने की वाली बात है। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके ऊपर सख्त टिप्पणी की तो उन्होंने नियुक्त कर दिया। और ये जो सरकार चाहती है, अगर वो न्याय व्यवस्था लागू हो जाए तो फिर न्याय जो है निष्पक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी जिस किसी आदमी को सरकार की तरफ से नियुक्त करेगी तो फिर वो सरकार का पक्ष लेगी, और 80% केसेस जो है सरकार के खिलाफ जाते हैं, मतलब के विरुद्ध ही लोग लड़ते हैं। और बेचारे स्टेट
नीचे से सुप्रीम सेशन जज से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और उनको एक ही आशा होती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में तो हमको न्याय मिलेगा। और अगर वहां पे भी जजेस जो है पार्टी और जहाँ धर्म और जाति और देख करके न्याय करने लगेगी, तो फिर न्यायालय से आस्था ही उठ जाएगी। इसलिए ये कॉलेजियम का, और क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये नहीं हो रहे थे, मतलब नियुक्तियां नहीं हो रही थी, देर हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कॉलेजियम पद्धति बदलनी है, न्याय व्यवस्था को बदलनी है, तो आप बदल दो, दूसरी व्यवस्था ले आओ। लेकिन कोई भी व्यवस्था फूल प्रूफ नहीं होती है, अगर इसमें कमियां हैं तो उसमें भी कमियां रहेगी रहेगी जो आप बनाओगे। तो इसलिए फिर सरकार ने देखा कि इस लफड़े में अभी पड़ना ठीक नहीं है, और उन्होंने इसको आठवीं जज नियुक्त कर दी। कॉलेजियम सिस्टम में मतलब वैसे तो अभी जो प्रणाली है वो ठीक है, लेकिन इसमें दो तीन खराबियां जो बताई जा रही है, वो एक तो ये है कि भाई न्यायालय खुद अपने न्यायालय के नीचे अधीनस्थ लोगों को नियुक्त करता है, तो वो मतलब ठीक नहीं है। कोई भी ऐसे मतलब कहा जाता है कि हमारी कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट ऐसी नहीं है किसी भी देश में इस तरह से न्यायाधीश नियुक्त नहीं होते हैं। आ, लेकिन सब जगह अलग अलग हिसाब किताब है। अमेरिका में तो पार्टी सरकार ही नियुक्त करती है, वहाँ ऐसा विवाद कभी नहीं आता है। दूसरा, कॉलेजियम में ये आरोप भी लगता है कॉलेजियम पे कि ये अ, वंश वंशवाद चला रहा है, और लगभग 200-300 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को नियंत्रण में कर रखा है। उन्हीं परिवारों से वकील भी हैं, अधिकतर मतलब जो बड़े वकील हैं, बाकी तो बहुत है, हर हर जिले में बहुत वकील हैं, लेकिन उन्हीं जिलों वकील हैं, उन्हीं से जजेस नियुक्त होते हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं। तो पूरा एक वंशवाद है जिसके जैसे अब डीवाई चंद्रचूड़, इनके फादर भी चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हो गए, और हो सकता है इनका लड़का भी फिर कभी फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हो जाए। तो ये जो प्रणाली है, उनको कहना है कि ये परिवारवाद की जो है, पर इसमें चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसा राइडर लगा दे कि जिससे एक ही परिवार के लोग इस तरह से नहीं आ पाए, और एक ही परिवार के गिरफ्त में आ जाने से रिश्तेदार और भी वकील हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सब जगह वही हुआ। और कोर्ट मतलब मेरे को नहीं लगता कि सरकार सिर्फ इस वजह से नहीं चाहती है कि ये पारिवारिक मामला है, इसलिए कि परिवार वंशवाद चलता है और परिवारवाद चलता है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के खिलाफ हो, ऐसा नहीं है। सुप्रीम मतलब सरकार तो पूरी न्याय व्यवस्था पे अपना नियंत्रण चाहती है। वो अब उनका नियंत्रण हो जाए, उसके बाद कॉलेजियम भी रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, परिवारवाद भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उनके नियंत्रण में रहनी चाहिए कोर्ट, बस ये है। और इसके कई और तरीके भी खोजने चाहिए, जैसे हो सकता है बार काउंसिल और बार एसोसिएशन मिल करके कोई हाउस बनाए सारे वकीलों का, जिसमें सेशन जज के से लगा करके पूरे देश के वकीलों का प्रतिनिधित्व हो, और वो मिल करके अगर कुछ चयनित नाम भेजें और फिर कॉलेजियम उनको तय करे, तो ऐसे कुछ भी
मतलब नए तरीके निकाले जा सकते हैं कि जिससे ये वंशवाद की और ये जो आरोप लगते हैं वो खत्म हो जाए। ये एक छोटी सा मेरा सुझाव था। हाँ, अब मैं बात करना चाहता हूँ उड़ीसा की। उड़ीसा में जब तक नवीन पटनायक की सरकार थी तब तक और सब बातों का तो मैं नहीं कह सकता। वहां पर 20 साल से नवीन पटनायक की सरकार चल रही थी, लेकिन इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं सुनने में आई। जो अभी देखने को मिली है। अभी क्या हुआ है कि 15 सितंबर को एक ब्रिगेडियर साहब है, उनकी बेटी जो है एक रेस्टोरेंट चलाती है वहां पर भुवनेश्वर में ही, और उनके मंगेतर जो बंगाल में पोस्टेड हैं वो उड़ीसा में आए हुए थे, मतलब भुवनेश्वर आए हुए थे, और दोनों साथ थे। दोनों ने रेस्टोरेंट बंद करके और घर जा रहे होंगे, तब देर रात में मतलब कुछ लड़के वहाँ सड़क पे मिलते हैं, और वो दबंग लड़के थे, गुंडे थे कहना चाहिए वैसे तो। उन्होंने उस लड़की से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, उस युवती के साथ छेड़छाड़ की, और जब उन्होंने हंगामा किया और तो लड़के भाग गए, तो उन्होंने पुलिस में गए। दोनों पति पत्नी मतलब मंगेतर और युवती दोनों पुलिस में गए थाने में, और थाने में रिपोर्ट एफआईआर लॉन्च कराने की बात की। थाने वालों ने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया। तो इन्होंने कुछ प्रश्न किए होंगे, दोनों ने काफी प्रश्न किए। तो चूंकि वो मेजर था, उन्होंने शायद बता दिया होगा कि ये मेजर है, तो उनको तो कुछ नहीं किया, उनको तो एक तरफ ले गए और उस लड़की के साथ उनको पीटना शुरू कर दिया और उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद एक ये अफवाह मतलब एक खबर चली कि मैं ब्रिगेडियर की लड़की और उसका मंगेतर मेजर ने पुलिस में हंगामा किया और पुलिस वालों के साथ मारपीट की, और इसलिए उस लड़की को बंद कर दिया। ये आरोप लगा करके उस लड़की को बंद कर दिया। जब वो लड़की बेल पे या जैसे भी छूट के आई पुलिस से, थाने से, तो उसने जो बात बताई वो इतनी भयानक, दर्दनाक और विविध है कि और शर्मसार करने वाली है कि कुछ नहीं कह सकते। उसकी जितनी निंदा चाहे की जाए कम है। वो बताती है कि उसको मतलब पुलिस, हम जब वहां मतलब गए एफआईआर दर्ज करने, तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, और महिला पुलिस कर्मियों ने मेरे को पकड़ लिया और फिर मेरे को मारना शुरू किया। फिर मेरे को कॉरिडोर में ले आए, कॉरिडोर में मेरे हाथ पांव बांध दिए, और नहीं, हाँ, उसने अपने बचाव में एक पुलिस कर्मी को काट लिया। तब उसको कॉरिडोर में ले आए, उसको उसके हाथ पैर बांध दिए और तब तक मारते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हुई। जब अधमरा हो गई, बिल्कुल मरणासन्न हो गई, तो उसको लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद उस लॉकअप में मेन पुलिस वाले गए और उसकी सारे कपड़े खोल दिए, ब्रा भी खोल दी, निक्कर खोलने मतलब पैंट खोलने लगे थे उसकी। तब उसने मतलब बहुत ही गंदी हरकतें की उस पुलिस वाले ने, और उसकी वहां मतलब उसकी पिटाई की, उसको बहुत ही गंदी हरकतें की, बता नहीं सकते, मतलब इतनी इस तरह की बातें उसने बताई कि, और गंदी गंदी बातें कर रहा था। तो इस तरह की बेहुदा पुलिस में जो जहाँ सुरक्षा मिलनी चाहिए वहां ये हालत है, तो फिर बाकी इसका तो क्या होगा। और मेजर ब्रिगेडियर की लड़की और मेजर उसका मंगेतर, उसके बाद ये हालत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ खास विशेष तौर से महिलाओं के साथ इस तरह के
कांड हो रहे हैं कि पूरे देश शर्मसार है। मणिपुर से तो है ही, और अभी बंगाल में इतना हंगामा किया पुलिस वालों, मतलब वहां पर छात्रों ने और भाजपा ने और सब ने। उड़ीसा में तो कोई चुप चूं भी नहीं बोला, खबर ही बाहर नहीं आई। तो क्या है ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? तो ये एक बड़ी खबर थी, तो मैंने कहा ये बताना जरूरी है। और इसके ऊपर आप सब लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसको। और हम उड़ीसा सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। खरगे और प्रियंका गांधी ने उसके ऊपर काफी गुस्सा जाहिर किया है, और नवीन पटनायक ने भी इस पूरे कांड के जांच की मांग की है। हम भी उस जांच की मांग में शामिल हैं, हम भी जांच की मांग करते हैं। और केवल जांच से ही कुछ नहीं होगा, पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और तो उस व्यवस्था बदलने की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ही ठीक है, नहीं तो ये पुलिस वाले और नेता और ये सारे मिलकर के तो इस देश को जन्नम बना देंगे। ठीक है, यही खत्म करते हैं। लेकिन एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि अभी पिछले 3-4 दिनों से इसराइल ने हिजबुल्लाह के कई लोगों को और इवन बैरूत में कई नागरिकों पे पेजर जो है में विस्फोट करवाया। करीब 5,000 पेजर्स में विस्फोट हुआ। उन 37 जाने चली गई, और वहां पर कई 300-400 लोग घायल। तो ये एक बहुत बड़ा कांड जो है, पता नहीं ये मतलब युद्ध के उसमें आता है या नहीं आता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन नागरिकों के साथ कैसा युद्ध है ये समझ के कुछ बाहर लगता है। दूसरे दिन उनके बाकी टाकी जो थे इनके हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं के पास, मिलिटेंट्स के पास, उसमें विस्फोट हुए। और तीसरे दिन जो है हवाई अटैक हुए, हवाई जहाज से मतलब बम गिराए गए, और पूरी तहस नहस कर दिया, तहलका मचा दिया। मतलब कई लोगों ने तो कहा बैरूत खत्म हो गया, एक मुस्लिम देश खत्म हो गया। ये वो सब जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं, जिस तरह से वो अपनी बात को कहते हैं वो उन्होंने कही। लेकिन लेकिन उसके बाद एक दिन हिजबुल्लाह ने 300 रॉकेट से इसराइल पर हमला किया। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह अभी भी लड़ने को तैयार है। इतने 5,000 विस्फोट करवाने के बाद भी इसराइल से हार मानने को तैयार नहीं है हिजबुल्लाह। और अभी पिछले दिनों, मतलब हालांकि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये हमारे भारत सरकार की भी नीति के शायद खिलाफ हो, क्योंकि वो फिलिस्तीनी को भी मदद भेजते हैं, और इनको नेतन्याहू मतलब इजराइल की सेना के लिए भी गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र भेजते हैं। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एक नया चैप्टर और खुला है कि यूक्रेन जो गोला बारूद यूज कर रहा है वो भारत के बनाए हुए हैं, भारत के निर्मित हैं, भारत ने निर्यात किए हैं। ये हो सकता है कि भारत ने सीधे यूक्रेन को निर्यात नहीं किए हो, दूसरे किसी कंट्री को, यूरोपियन कंट्रियों को किया हो, और उन्होंने उसको दिया हो। लेकिन ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बनाए हुए गोले बारूद या अस्त्र शस्त्र अपने मित्र देशों के अगेंस्ट नहीं उपयोग, लेकिन रूस के खिलाफ उपयोग हो रहे हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। और हम भी खुल्लम खुल्ला मतलब अमेरिका की तरफ झुकते जा रहे हैं। तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे जो 70 साल से जो हमारा मित्र था, एक रूस जो सच्चा मित्र था, हर मुश्किल में उस काम आया,
80% हथियार हम उससे खरीदते हैं, वो हमारे से नाराज न हो जाए। अभी वहाँ पर युद्ध चल रहा है, उसने हमको सस्ते में पेट्रोल और डीजल दिया, क्रूड ऑयल, और बहुत सस्ते में दिया। हम हमारी सरकार ने चाहे से हमारे ऊपर उतना ही पैसा लिया हमारे से, और पैसा कम नहीं किया। वहाँ से सस्ते में लेने के बाद भी हमारे से कम नहीं लिया, और विदेश में निर्यात करके उससे पैसा कमाया। लेकिन यहाँ के नागरिकों को उतना ही टैक्स दिया जितना पहले कर रहे थे। मतलब जब आप ये कहते हो कि पेट्रोल की और डीजल की रेटें मार्केट रेट से चलेगी, तो मार्केट रेट में तो सस्ती हो गई भाई, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तो हमारे को भी सस्ता मिलना चाहिए पेट्रोल, लेकिन नहीं दिया। खैर, ये एक अलग बात है। और हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अभी इसराइल पे 300 रॉकेट से हमला किया है, और अभी ये सुनने में आ रहा है कि ईरान, जो इतने दिनों से चुप बैठा था, हालांकि ये कह रहा था कि हम बदला लेंगे, उसने 7 कॉर्नर्स अटैक करने का प्लान बनाया है। मतलब हूती, हिजबुल्लाह, ईरान, और उधर इराक से मिलिटेंट, सीरिया से मिलिटेंट, और इस तरह से और ये फिलिस्तीनी जो गाजा के जो बेल्ट में है, तो पूरा इराक को घेर करके उसके ऊपर अटैक करने का प्लान बन रहा है, या बन गया है, या कब करेंगे ये तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये प्लान खुल गया है, इसलिए शायद न भी इम्प्लीमेंट हो, कुछ और किया जाए। तो लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी मुश्किल बात है, मतलब बहुत ही मानवता के लिए शर्मनाक बात है कि इस तरह से युद्ध और हिंसा फैलाई जा रही है और लोगों को मारा जा रहा है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इसराइल हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे बेरूत हो, चाहे यमन हो, जो भी हो। लेकिन ये जो खेल हो रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यापार और अपने आप को सुपरमैसी दिखाने के लिए जो हमले किए जा रहे हैं और मारा जा रहा है, वो और मानवता के लिए तो अच्छा नहीं है। एक तरफ हम मानव अधिकार की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, सत्य की बात करते हैं, और दूसरी ओर इस तरह के जो अटैक करते हैं, इस तरह के हमले करते हैं, इस तरह के हथियार बनाते हैं। मैं तो ये यहाँ तक मानता हूँ कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल और ये जितने भी हथियार बन रहे हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए बन रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो हथियारों का व्यापार कर रहे हैं, ये भी अवैध घोषित होना चाहिए, और ये पाप का काम है। खैर, ये यहीं पे ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और फिर ये अपील कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो